गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन विभिन्न पोषक तत्वों के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक दो क्लास में अपन ने कुछ पोषक तत्वों के कार्यों के बारे में चर्चा कर भी ली है। आज उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए किसी एक पोषक तत्व के कार्य के बारे में चर्चा करते हैं कि ये पोषक तत्व किस प्रकार से पादप में कार्य करता है, किस प्रकार से पादप के लिए आवश्यक होता है। इसी क्रम में अपन आज जिस पोषक तत्व के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है गंधक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं गंधक के कार्य के साथ। गंधक का कार्य देखो बच्चों, जो गंधक होता है जिसे सल्फर कहा जाता है, ये पादप के पर्णहरित का अवयव नहीं होता है। पर्णहरित का अवयव ना होने के बाद भी ये पर्णहरित को बनाने और पौधे के वानस्पतिक वृद्धि में सहायता करता है। अर्थात पर्णहरित का घटक ना होने के बाद भी जो गंधक होता है, ये पर्णहरित के निर्माण के साथ साथ पादप की जो वृद्धि होती है, वानस्पतिक की जो वृद्धि होती है, उसके लिए सहायता करने का काम करता है। अपन यहाँ नोट करते हैं कि ये पर्णहरित का घटक नहीं होता है, लेकिन पर्णहरित के निर्माण व वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। गंधक पर्णहरित का घटक नहीं होता है, इसके बावजूद भी ये पादप की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इसके अलावा जो गंधक होता है वो सिस्टीन, सिस्टाइन व मिथियोनिन एमिनो अम्लों का अवयव होता है। अर्थात जो एमिनो अम्ल होते हैं सिस्टीन, स्टाइन और मिथियोमिन, इनका मुख्य घटक जो होता है वो सल्फर ही होता है। अतः प्रोटीन संश्लेषण के लिए ये जो गंधक होता है वो आवश्यक होता है, क्योंकि एमिनो अम्लों से ही जो प्रोटीन होता है उसका निर्माण होता है। और कई प्रकार के जो एमिनो अम्ल हैं जिसमें अपन ने बात की है, सिस्टीन, सिस्टाइन और मिथियोनिन, ये जो एमिनो अम्ल होते हैं उनका मुख्य घटक जो होता है वो गंधक होता है, जिसके कारण जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में गंधक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि गंधक सिस्टीन, सिस्टाइन, गंधक सिस्टीन, सिस्टाइन आदि एमिनो अम्लों का घटक होता है। आदि एमिनो अम्लों का घटक होता है, जिस कारण यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए, जिस कारण यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। देखो बच्चों, एमिनो अम्ल से ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण में जो गंधक होता है उसका महत्वपूर्ण कार्य होता है, महत्वपूर्ण इसकी उपयोगिता होती है, क्योंकि ये कुछ एमिनो अम्ल का मुख्य घटक होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है और बीज बनने की जो क्रिया होती है उसमें सहायता करने का काम करता है। ये पौधों की जड़ों में, ये पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है और बीज निर्माण की क्रिया में सहायता करता है। बीज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस बीज निर्माण की प्रक्रिया में ये सहायता करने का काम
करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गंधक जो होता है बच्चों, वो दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में बनने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के निर्माण में सहायता करता है। अभी अपन ने पीछे देखा है कि दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं, उनमें जो ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों के द्वारा ही नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। इसलिए अपन यहाँ नोट कर देते हैं कि ये दलहनी फसलों की जड़ों में वृद्धि कर उसकी ग्रंथियों के निर्माण में सहायता करता है। ग्रंथियों के जो निर्माण होता है उसमें सहायता करने का काम जो होता है वो आपके गंधक का होता है, विशेष रूप से दलहनी फसलों में। तिलहनी फसलों की बात करें तो तिलहनी फसलों के अंदर ये वसा में वृद्धि करता है और इसी के साथ तिलहनी फसलों के जो बीज होते हैं उससे निकलने वाला जो तेल होता है, उस तेल के अंदर भी जो विशेष गंध होती है वो इस गंधक के कारण ही होती है। ध्यान रखना, तिलहनी फसलों के जो बीज होते हैं उनमें वसा में वृद्धि करता है और उससे निकलने वाला जो तेल होता है वो तेल की गंध भी इसी के कारण होती है। तिलहनी फसलों के बीजों में वसा में वृद्धि करता है तथा तेल में विशेष गंध पैदा करता है। देखो बच्चों, सरसों है, राई है या फिर आपके तिल हैं, ये तिलहनी फसलें होती हैं। इन तिलहनी फसलों के अंदर जो वसा होती है, जो तेल होता है, उसके निर्माण के लिए गंधक सहायता करता है और ये जो तेल होता है उसकी जो विशेष गंध होती है, ये गंध भी सामान्यतः गंधक की उपस्थिति के कारण ही होती है। जो गंधक होती हैं उसी के कारण पादप के जो तेल होते हैं, तेल वाली जो फसलें होती हैं उनके तेल की विशेष गंधक के कारण ही आती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो गंधक की उपस्थिति में पौधों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है उसमें विकास होता है। गंधक के कारण ही पादप में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसमें वृद्धि होती है। कई प्रकार के जो रोग होते हैं वो पादप में नहीं लग पाते हैं और ये जो काम होता है वो गंधक के द्वारा किया जाता है। अर्थात गंधक जो होता है वो पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। गंधक के कारण ही पादप की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। ध्यान रखने की बात है कि पादप की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो गंधक की उपस्थिति के कारण ही बढ़ पाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पादप के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण संबंधित एंजाइम होते हैं, उन प्रकाश संश्लेषण संबंधित एंजाइमों को सक्रियण करके कार्बोहाइड्रेट की जो उपापचय की प्रक्रिया होती है उसमें अहम भागीदारी निभाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो एंजाइम होते हैं उन एंजाइमों को ये सक्रियण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट की जो उपापचय की प्रक्रिया होती है उसके ऊपर इसका नियंत्रण होता है। तो अपन यहाँ नोट करें कि प्रकाश संश्लेषण संबंधित एंजाइमों को सक्रियण करके प्रकाश संश्लेषण संबंधित एंजाइमों को सक्रियण करके कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सहायता
करता है। कार्बोहाइड्रेट की जो उपापचय की प्रक्रिया होती है, उस कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की प्रक्रिया में ये सहायता करने का काम करता है। इसके अलावा जो देखो बच्चों, जो गंधक होता है वो गंधक क्या करता है, चारे के अंदर नाइट्रोजन और जो गंधक होता है उसका जो अनुपात होता है उस अनुपात को घटाता है, जिससे चारे की गुणवत्ता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात नाइट्रोजन गंधक जो होता है उसका जो अनुपात होता है उस अनुपात को चारे के अंदर घटा देता है, जिसके कारण चारे की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। गंधक चारे में नाइट्रोजन सल्फर अनुपात को घटाता है, जिससे चारे की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके कारण चारे की जो गुणवत्ता होती है उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। ये गंधक के कुछ कार्य हैं जिसे आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए। फिर अपन आगे देखते हैं कि अन्य कौन सा पोषक तत्व है जिसके कार्य क्या क्या है। अन्य की अगला जो पोषक तत्व है बच्चों वो है जस्ता जिसे जिंक बोलते हैं सामान्य भाषा में। उसके कार्य के बारे में भी अपन चर्चा कर लेते हैं। जस्ता जिंक के कार्य, जस्ता और जिंक के कार्य की बच्चों यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, जो जस्ता होता है, जो जिंक होता है, ये पौधे में अप्रोक्ष रूप से पर्णहरित की रचना में लोहे व मैग्नीशियम के साथ सहायता करता है। डायरेक्ट ये काम नहीं करता है जिंक जस्ता, लेकिन अप्रोक्ष रूप से अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से ये आपके पर्णहरित में लोहा और मैग्नीशियम के साथ मिलकर उसकी पर्णहरित के निर्माण में सहायता करता है। ये अप्रत्यक्ष रूप से पादप के पर्णहरित, ये अप्रत्यक्ष रूप से पादप के पर्णहरित के निर्माण में मैग्नीशियम व आयरन के साथ सहायता करता है। अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य होता है ये मैग्नीशियम और आयरन के साथ अप्रत्यक्ष रूप से जस्ते अर्थात जिंक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो पौधों में ऑक्सीकरण के अंदर जो सहायता होती है वो ऑक्सीकरण की सहायता जस्ते व जिंक के द्वारा ही संपादित होती है। पौधे में ऑक्सीकरण में सहायता, पौधे के अंदर जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है उस ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के अंदर जो जस्ता होता है वो सहायता करता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे की पानी चूसने की जो क्षमता होती है, पौधे के द्वारा जल को जो अवशोषण किया जाता है या अवशोषण करने की क्षमता बढ़ाने का काम जस्ता करता है। पौधे में जल अवशोषण करने की क्षमता बढ़ाता है। पादप के अंदर जो जल के अवशोषण की क्रिया होती है उस जल के अवशोषण की क्रिया को बढ़ाने का काम जो होता है वो किसके द्वारा होता है बच्चों? ये कार्य मुख्य रूप से आपके जिंक जो होता है, जस्ता जो होता है उसके द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण व जो प्रकाश संश्लेषण होता है उस दोनों क्रियाओं में भी जिंक क्या करता है? सहायता करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता करने का काम भी जिंक का होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण
व प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायता। जिंक और जस्ता जो होता है बच्चों, ये पादप में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और साथ ही में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को बढ़ाने में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर सहायता करने का काम करता है। प्रोटीन व केरोटीन के संश्लेषण में भी ये काम करता है। प्रोटीन और केरोटीन जो होता है, केरोटीन जो होता है वो आपके पर्णहरित का एक घटक होता है, तो उसके संश्लेषण में भी जिंक जो होता है वो सहायता करता है। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि प्रोटीन व केरोटीन के संश्लेषण में सहायता करता है। प्रोटीन व केरोटीन जो है, उस प्रोटीन और केरोटीन के अंदर जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, उस संश्लेषण की प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए, सहायता करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का जो सांद्रण होता है, उस ऑक्सिन हार्मोन के सांद्रण को नियंत्रित करने का काम जस्ते का ही होता है। ऑक्सिन हार्मोन पादप वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात पादप की जो वृद्धि होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जस्ते के ऊपर निर्भर करती है। ये क्या काम करता है? ये बच्चों ऑक्सिन हार्मोन की सक्रियता पर नियंत्रण रखता है। अर्थात जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, उस ऑक्सिन हार्मोन की जो सक्रियता होती है उसको बनाए रखने का जो काम होता है वो आपके जिंक का ही होता है। इसके अलावा इनोलेज, लेसिथिनेज, सिस्टेज एंजाइमों की सक्रियता भी इसी के द्वारा नियंत्रित होती है। इनोलेज, लेसिथियोनेज आदि एंजाइमों की सक्रियता भी इसके द्वारा नियंत्रित होती है। ये ऑक्सिन के अलावा भी कुछ एंजाइम हैं, इन एंजाइमों का जो नियंत्रण होता है वो भी जिंक या जस्ते के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो आरएनए का जो विघटन की क्रिया होती है, उस आरएनए की विघटन की क्रिया को रोकने का काम भी जिंक के द्वारा किया जाता है। आरएनए के विघटन की क्रिया को ये रोकने का काम करते हैं। आरएनए के विघटन की क्रिया को रोकने का काम करता है। आरएनए के विघटन की क्रिया को रोकने का जो काम होता है वो आपके किसके द्वारा किया जाता है? जिंक या जस्ते के द्वारा संपादित किया जाता है। इसके अलावा बच्चों कोशिका संरचना को सामान्य बनाए रखने का काम भी जिंक का होता है। कोशिका की जो संरचना होती है उस संरचना को कोशिका संरचना को सामान्य बनाए रखने का काम इसी के द्वारा होता है। अर्थात पौधे में जो कोशिका की संरचना होती है उसके विभिन्न घटक जो होते हैं वो निश्चित आकार में होते हैं, निश्चित शेप में होते हैं, निश्चित व्यवस्था में होते हैं। उन्हें स्थिर बनाए रखने का जो काम होता है वो भी जिंक या जस्ते के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है उसके निर्माण में भी आपके जिंक या जस्ता जो होता है वो प्रयुक्त होता है। अर्थात इंडोल एसिटिक एसिड IAA के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इंडोल एसिटिक एसिड
जिसे बोलते हैं IAA के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। इंडोल एसिटिक एसिड के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों पादप वर्दी के समय जो एल्डोलेज के निर्माण में इसका उपयोग होता है, जो श्वसन क्रिया का एक भाग होता है। अर्थात पादप वर्दी के समय एल्डोलेज के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। पादप वर्दी में एल्डोज निर्माण में प्रयुक्त होता है। एल्डोज निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उस एल्डोज निर्माण की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बच्चों जस्ता कार्बनिक एनहाइड्रेट, अल्कोहल विहाइड्रोजनेज, पारुविक कार्बोक्सिलेज और पेप्टाइजेज एंजाइमों का एक अंग होता है। कहने का मतलब कई प्रकार के जो अन्य एंजाइम होते हैं, उन एंजाइमों का भी एक घटक होता है। देखो बच्चों, आज की क्लास में अपन यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर एक अन्य पोषक तत्व जिसका नाम है तांबा, उस कॉपर के बारे में अपने को नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, उस पोषक तत्व के कार्य के बारे में। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।